नमस्कार प्रिय भारतवासियों, बोल गुरु घासीदास बाबा की जय, सतनाम की जय। ता संत समाज आज देख सकते हो, आज हमर खपरी गांव में जिला सतनामी समाज धमतरी बैठक होते। तेमें सतनामी समाज जिला धमतरी जितना भी पदाधिकारी है वो सब मौजूद है। तो आज का बैठक में निर्णय ले गए है बोला संत समाज आप जानबो, तो वीडियो अंत तक देखो। जैसे गुरु घासीदास जी सोचते थे, स्पीच मतलब बोलना, जैसे सोचते थे हूबहू वैसा बोलते थे। एक्शन और उसके चरित्र में या उसके व्यवहार में वो चीज दिखता था। वो समाज के लिए सोचते थे, समाज के लिए बोलते थे और समाज के लिए वो दिखता था। वो काम कर रहा है, वो दिखता था, उसके चरित्र में झलकता था। तो लोगों को लगता था कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, ये हमारे हितैषी है, ये हमारे लिए सोच रहा है, ये हमारे लिए जूझ रहा है, इनका साथ हमको देना चाहिए। तो उस समय तभी 220 जाति को एक कर पाए। आप खुद आकलन कीजिए, समाज के बंधु इतने लोग बैठे हैं, क्या इस वक्त कोई भी इंसान जो है जाति का सतनामी हो सकता है? विचार का सतनामी होना बहुत मुश्किल है आज के समय में। आप अपने आप का आकलन कीजिए खुद कि क्या आप सोचते हैं उसी के अनुरूप आप बोलते हैं, और क्या जैसा बोलते हैं वैसा आप करते हैं। सुबह आप कुछ सोचते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं और रात को कुछ और अलग करते हैं। तो आप तक दूसरा व्यक्ति आकलन कर रहा है, आपके कर्मों का आकलन कर रहा है। तो किस हिसाब से आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा? यही कार्य इस वक्त जो है चल रहा है। तो पहले स्वयं का मूल्यांकन करें, उसके बाद दूसरे का मूल्यांकन करें। पहली चीज तो मैं सतनाम आंदोलन के बारे में बताना चाहता था कि सतनाम आंदोलन में लोग जुड़े कैसे। सफल इतना छत्तीसगढ़ के परिवेश में नहीं, पूरे भारत देश में, वो भी अंग्रेजों के शासन में इतना बड़ा आंदोलन सफल कैसे हुआ? तो उनका एक ही थ्योरी था, मनखे मनखे एक बरोबर। तो मनखे मनखे एक बरोबर का क्या मतलब? वो क्यों बोला है कि मनखे मनखे एक बरोबर? भाई हर मनुष्य का दो पैर होता है, दो हाथ होता है, दो आंख होता है, एक सर होता है। इस हिसाब से वो मनुष्य पहले से ही बराबर था। तो उनको ऐसा बोलने की क्या जरूरत पड़ा कि मनखे मनखे एक बरोबर? किस चीज को एक बरोबर करना चाहते हैं? इस चीज के बारे में किसी ने सोचा अभी तक? तो सतनाम आंदोलन का मुख्य ध्येय और ध्येय वाक्य यही था कि मनखे मनखे एक बरोबर, मनखे मनखे न एक बरोबर। तो ये बोलने का तात्पर्य था। और उनके बातों को जिस प्रकार से अभी LIV चल रहा है, समाज में चल रहा है, देश में LIV चल रहा है, उस समय घासीदास जी के समय भी LIV चलता था, जो अंग्रेज सरकार के लिए काम करते थे। तो जब अंग्रेज सरकार देखते थे कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाला ये घासीदास जी नाम का एक व्यक्ति है, ये क्या बोलना चाह रहा है, एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, तो मनखे मनखे एक बरोबर। तो दुभाषिया ने उसको बताया कि सर वो मनखे मनखे एक बरोबर, इसका मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बोला भैया इसका एक ही मतलब है, मैन टू मैन इक्वलिटी। तो उनको तुरंत समझ में आ गया अंग्रेज को कि ये तो हमारा काम कर रहा है, यही तो हम चाह रहे हैं कि सब मनुष्य एक बराबर हो जाए। तो बोले कि किस तरीके से मनखे को एक करना चाहता है, इसके साथ बात करना पड़ेगा। तो वो गुरु घासीदास जी के साथ बात करना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि गुरु घासीदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो छत्तीसगढ़ी में बोलते थे। अंग्रेज या तो हिंदी में बात करते थे या तो अधिकतर इंग्लिश में बात करते थे। तो गुरु घासीदास जी को समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपके लिए दुभाषिये का व्यवस्था करेंगे। दुभाषिया मतलब जो दोनों भाषा जानता हो। तो जब दोनों भाषा जानने वाला इंसान मिल गया उनको, तो उन्होंने कहा कि उस समय हमारा जो हेड क्वार्टर होता था, अंग्रेजों का हेड क्वार्टर नागपुर में होता था, जहाँ वायसराय बैठते थे। तो उन्होंने कहा भैया कि वायसराय के साथ और उनके टीम के साथ आपको चर्चा करना है, आप अपने दल को लेकर, अपने सदस्यों को लेकर वहाँ पहुँचिए। तो वो 28 जून 1820 को छाता पहाड़ के रास्ते वो नागपुर के लिए निकल गए। नागपुर पहुँचे। नागपुर पहुँचने के बाद फिर वायसराय जी से उनका चर्चा हुआ, डेलीगेशन हुआ। तो डेलीगेशन जब हुआ तो उन्होंने पूछा कि भाई आप मनखे मनखे एक बराबर बोलना चाहते हो, ये बात हमको समझ में आ रहा है, मैन टू मैन इक्वलिटी बोल रहे हो, ये बात हमको समझ में आ, लेकिन किस चीज़ में इक्वलिटी चाहते हो ये बताओ। तब गुरु घासीदास जी ने सबसे पहला वाक्य बोला, एजुकेशन,
शिक्षा में बराबरी चाहिए, शिक्षा सबके लिए एक समान होना चाहिए। सबसे पहला बराबरी किसने मांगा? शिक्षा में सबके लिए समान शिक्षा होना चाहिए, ये उन्होंने वायसराय जी से कहा। बोले चलिए ठीक है। दूसरा बोलिए, उसने कहा कि स्वास्थ्य में सबके लिए बराबरी चाहिए, सबके, जैसे छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, ये उन्होंने दूसरा। तीसरा कहा कि रोजगार चाहिए, जमीन में हिस्सा चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी मांगे जो है अंग्रेज सरकार ने बकायदा ब्रिटिश गजेटियर में लिखा है। इसको आप चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से निकाल कर पढ़ सकते हैं, हमारे पास भी दस्तावेज उपलब्ध है, आप देख सकते हैं ब्रिटिश गजेटियर, उसमें लिखा हुआ है। और उन्होंने भूमि बांटने का अधिकार गुरु घासीदास जी को दिया, लिखित में दिया कि आप जाइए। उसी के बदौलत गुरु घासीदास जी ने 1200 गोटियां बनाया। आप लोगों ने कथा कहानी में सुना होगा, 1200 गोटियां गुरु घासीदास जी ने बनाया। कैसे बनाया मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से। और उस कानून का नाम है मालिक माकुजा कानून, 1840 में लागू हुआ। चाहे तो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, मोबाइल का जमाना है, अभी सर्च कर लीजिए मालिक माकुजा कानून कब लागू हुआ, 1840 में लागू हुआ। और ये गुरु घासीदास जी का देन है। लॉर्ड मैकेले का शिक्षा नीति किसकी देन है? गुरु घासीदास जी का देन है, जो 1835 में पास हुआ। तो इतने महान काम करने वाले इंसान को स्वास्थ्य तो सबके लिए जरूरी है। वो छोटा हो गरीब हो, बीमार पड़ेगा तो उसको इलाज की जरूरत पड़ेगी ना, चाहे वो छोटा हो या गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान को स्वास्थ्य का भी लाभ उनके माध्यम से हमको मिला। तो इतने महान हस्ती थे हमारे गुरु घासीदास जी, उनके बारे में, उनके आंदोलन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे लोगों को नहीं मालूम, हमारे बच्चों को नहीं मालूम, हमारे इतिहास नहीं मालूम, और हम आपस में ही तुतुमे में इसके उसमें उलझे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं। गुरु घासीदास जी, इस नाम का भी बहुत बड़ा भेद है, इस नाम में भी बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है, उसको भी लोगों को नहीं मालूम। गुरु को उपाधि किसी और ने दिया, किसी और सन ने दिया। घासीदास जी तो उनके मम्मी पापा ने दिया उनको, जैसे सबका नाम मिलता है वैसे। बाबा का उपाधि भी किसी और ने दिया, जी का उपाधि भी किसी और ने दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आपको मालूम रहेगा तब आप अपने बच्चों को बता पाओगे। तो ये गुरु घासीदास जी के जो सद्भाव आंदोलन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको जब तक आप नहीं पढ़ोगे गुरु घासीदास जी को, आप किसी भी शर्त में नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अभी उनके सिर्फ एक ही पक्ष को आप जानते हैं, उसके धार्मिक पक्ष को, जो आपको कथा के द्वारा, पंडितों के द्वारा, चौका के द्वारा, पंथी के द्वारा जो बताया जाता है, उसी पक्ष को जान रहे हैं। उसका दूसरा पक्ष और है, उसको भी समझिए। और ये समझने का सबसे अच्छा माध्यम है सतनाम आंदोलन, 1820 से 1850 30% जो है ना, उसको समझ पाएंगे, तभी आप गुरु घासीदास जी को समझेंगे। ठीक है सर, अब लाइव भी लोड हो गया। क्योंकि हम भी पैसे से शिक्षक है, हमारे पास भी टाइम का अभाव रहता है, लेकिन समाज का जिम्मा लिए हैं तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये हम कभी नहीं, लेकिन कब समय निकालेंगे, जब आप बुलाएंगे तब। आप अपने गांव में हमको फोन कीजिए ना, सर हम लोग 25-50 लोग को बैठाए हैं, आप आ जाइए, ये सामाजिक मुद्दा पे चर्चा करने हम आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ चाय पिएंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, आपके बच्चों को बताएंगे सारी चीजों। तो ये तो आपको जिम्मा लेना पड़ेगा ना बुलाने का काम। मैं तो पूरे जिले के जितने गांव में सतनामी है, उतने गांव के लोगों को नहीं जानता अच्छे से, है ना। तो मैं कैसे जाके घुस जाऊंगा उसके गांव में, बताओ, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। हमारा मोबाइल नंबर पूरा फ्लैश हुआ है, मोबाइल नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए। सर इस दिन बैठना है, आप फ्री हो कि नहीं?
अगर हम फ्री भी नहीं रहेंगे तो कम से कम शाम का समय तो बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि 4 बजे हमारा छुट्टी हो जाता है। 4 बजे के बाद हमारा पूरा समय समाज के लिए, रात भर भी खाना बिल्कुल।